डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे प्यारे अपने चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी कि हम पूरे साल का कोर्स करेंगे आपके साथ बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए। चलिए देखें, क्लास 12 का ऑल्टरनेटिंग करंट नाम का खूबसूरत सा चैप्टर चल रहा है और ये बहुत ही स्पेशल चैप्टर है जहां से क्वेश्चंस आते हैं और ये चैप्टर बहुत सस्ता, एकदम सरल है। चलिए भाई, सीरीज एलआर, एलसीआर और आरसी सर्किट्स के बारे में बात करनी है। ध्यान रखें, बोर्ड एग्जामिनेशंस में सीरीज सर्किट्स ही हैं, यानी जो कंपोनेंट्स हैं वो सीरीज में रहेंगे। आप L फॉर इंडक्टेंस लगाइए, C फॉर कैपेसिटेंस, R फॉर रेजिस्टेंस। इन तीन कंपोनेंट्स से जितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, प्रोवाइडेड ये सारे कॉम्बिनेशन सीरीज में हो। तो शुरुआत करते हैं। देखो चित्रकारी कैसी बनेगी। आपके पास एक एसी सोर्स है, एसी सोर्स है, एसी सोर्स। आपने कोई रेजिस्टर लगाया, उसके साथ कैपेसिटर लगाया, इन सीरीज तो हम कहेंगे सीरीज आरसी सर्किट। आपने एक रेजिस्टर लगाया, उसके साथ एक इंडक्टर लगाया, इन सीरीज तो हम कहेंगे एलआर या आरएल सर्किट। एक ही बात है, एलआर बोल दो, आरएल बोल दो, इसका सीक्वेंस का कोई लॉजिक नहीं है। फिर आपने तीनों को सीरीज में लगा दिया तो आप कहेंगे एलआरसी, आरएलसी, सीएलआर, व्हाटएवर सर्किट। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रेजिस्टेंस पहले लगा है कि इंडक्टेंस पहले लगा है कि कैपेसिटेंस पहले लगा है, सीक्वेंस का कोई लेन देन नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सीक्वेंस का वैसे भी लेन देन नहीं होता। अच्छा सर, कहां से शुरू करेंगे? आरसी सर्किट से शुरू करेंगे। अगर आरसी सर्किट से शुरू करेंगे तो चलो आरसी सर्किट शुरू कर लेते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास एक खूबसूरत सा छोटा अच्छा प्यारा रेजिस्टेंस है और सामने एक कैपेसिटेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस की वैल्यू R, कैपेसिटेंस की वैल्यू C, और यहां पर हमने एक बढ़िया एसी सोर्स लगाया। अब इस एसी सोर्स को हम लोग लिख सकते हैं E नेट, व्हाटएवर, इसको हम E बोल रहे हैं, इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t टाइप का कोई फंक्शन होगा। ये मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन होगा तो सही। मैं इसके फंक्शन को लिख नहीं रहा हूं, जानबूझ के इसको बचा रहा हूं। तो कोई ना कोई ईएमएफ ऐसा होगा जो वोल्टेज का ड्रॉप रेजिस्टेंस के क्रॉस आया होगा और फिर कुछ कैपेसिटर के क्रॉस आया होगा, और इन दोनों का जो सम होगा वो ही हमारा नेट ईएमएफ होगा। तो तुम ऐसा कह सकते हो कि जो नेट ईएमएफ है, अप्लाइड ईएमएफ है, वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के ईएमएफ्स के अक्रॉस पाया जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है ये। अब ध्यान दें कि हमारे पास जो ईएमएफ की इक्वेशन होती थी या करंट की इक्वेशन होती थी एसी सर्किट्स में, वो हमेशा एसएचएम की इक्वेशन होती थी। और हमने लास्ट लेक्चर में आपको ये बात प्रोवाइड भी की है, देखिएगा उसमें गौर से सुनिएगा कि जो एसएचएम की इक्वेशंस है, जो एसी की इक्वेशंस है, वो सारी इक्वेशंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन एकदम अलजेब्रा की तरह नहीं, वेक्टर अलजेब्रा की तरह होता है, यानी कि इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट वेक्टर की तरह किया जाता है। तो भले ही ये क्वांटिटी खुद में वेक्टर ना हो, लेकिन इनका मैथमेटिकल फंक्शन ऐसा है कि ये वैसे ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे जैसा कि वेक्टर्स हुआ करते हैं। अच्छा, तो मतलब इन्हें वेक्टर की तरह ऐड करना है? जवाब है हाँ, वेक्टर की तरह ऐड करना है। ये सूडो वेक्टर्स कह सकते हैं इनको, कि वेक्टर्स नहीं है पर फिर भी वेक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक, इन्हें समझा कैसे जाए? तो समझने के लिए ज्यादा ज्ञान मत इस्तेमाल करिए, ज्यादा जुगाड़ मत लगाइए। बहुत सिंपल सी चीज है कि आप कोशिश करिए कि यहां पर आप एक फेजर डायग्राम बना लें और चीजों को मैथमेटिक्स से ज्यादा फेजर डायग्राम से एनालाइज करने की कोशिश करें। अगर आप मैथमेटिक्स से ज्यादा फेजर डायग्राम पे आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। दोनों के दोनों सीरीज में जुड़े हैं, यानी जो सर्किट हम बना चुके हैं ये बेसिकली सीरीज सर्किट है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि सीरीज में करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, दोनों में सेम होता है। करंट सेम होता है तो बेस लाइन जो है फेज की वो करंट की मान लेते हैं, क्योंकि दोनों के रेफरेंस के लिए करंट सेम है। इसी वजह से हमने बेस लाइन करंट को माना था। कैपेसिटेंस में जो वोल्टेज है बेटा वो करंट से 90 डिग्री पीछे, और रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल है, वोल्टेज है, वो करंट के फेज में आएगा। ये हम लोगों ने याद कर रखा था कि रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो करंट की डायरेक्शन में आएगा, और जो कैपेसिटेंस में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो करंट से 90 डिग्री पीछे आएगा। पीछे का मतलब क्लॉकवाइज घूमने से आएगा। तो ये ऐसे।
अब अगर आप चाहते हैं कि नेट ईएमएफ देखें तो बस ये ई आर और इस ईसी का वेक्टर सम निकाल लें। पैरेललोग्राम लॉ आपको याद होगा, तो बस पैरेललोग्राम लॉ लगाइए और नेट रिजल्टेंट निकालिए। ये वो ईएमएफ आ रहा है जो आपने अप्लाई किया है, और इसको अगर हम करंट के फेज से एंगल नापने की कोशिश करें कुछ इस प्रकार से, तो ये मान लेते हैं कि कुछ आ रहा है फाई। फाई का मतलब वो फेज एंगल जो हमारा नेट ईएमएफ करंट से बन रहा है। ईएमएफ वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल, इस तरह से सोच रहे हैं। देखिए बेटा, अब अगर आप इसमें वेक्टर सम लगाएं तो आपको दिखाई देगा कि जो नेट ईएमएफ का स्क्वायर है वो अल्टीमेटली E अक्रॉस R का स्क्वायर प्लस E अक्रॉस C का स्क्वायर ये आ रहा है। क्लियर है मेरी बात? इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। पाइथागोरस लगा लो यार। E नेट की वैल्यू अगर देखी जाए तो वो आ रही होगी स्क्वायर रूट ओवर E R स्क्वायर प्लस E C स्क्वायर। ये अगर ये बातें दिमाग में हैं तो बहुत ही अच्छा है, इन्हें सोचना चाहिए। अब देखो गौर से, मैं करंट के टर्म में वोल्टेज का फॉर्मूला जो 10th क्लास में पढ़ के आया हूं वो है IR, R फॉर रेजिस्टेंस। हम इस सर्किट के अंदर ये बात जानते हैं कि रेजिस्टेंस एक और तरीका है करंट को अपोज करने का, लेकिन और भी तरीके हैं, जैसे रिएक्टेंस हमने पढ़ी, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये अप्लायंसेस भी करंट को अपोज करते हैं अलग तरीकों से। तो यहां पर कुछ रिएक्टेंस नाम की चीज हमें पढ़नी चाहिए। तो अगर हम नेट ईएमएफ को देखेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे I इंटू नेट रिएक्टेंस, इसे हम नाम देते हैं नेट रिएक्टेंस। और नेट रिएक्टेंस का एक स्पेशल नाम रख देते हैं बेटा, और वो रखते हैं इम्पिडेंस। क्या नाम रखते हैं? इम्पिडेंस। और नेट रिएक्टेंस बोले या इम्पिडेंस बोले, आपको एक ही बात समझनी चाहिए, हम जनरली इम्पिडेंस शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो आप पकड़ के चलिए इसे। अब देखें बेटा, आपके पास इससे क्या लिखा जाएगा, गौर से देखना। E अक्रॉस R को लिखोगे IR और इसका स्क्वायर, E अक्रॉस C को आप लिखोगे I इंटू जीटा C का होल स्क्वायर। अब आप अगर देखो तो I स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, हमने यहां पर लिखा हुआ है I इंटू Z, I स्क्वायर कॉमन आएगा रूट से तो I बनकर आएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हम कहेंगे R स्क्वायर प्लस जीटा C स्क्वायर। I से I कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो इम्पिडेंस की वैल्यू है वो निकल कर आएगी इस सर्किट के लिए R स्क्वायर प्लस जीटा C का स्क्वायर। अच्छा, जीटा C की अगर किसी को वैल्यू याद हो तो वो भी पुट कर लीजिए, ताकि आपको हर शक्ल का फॉर्मूला दिखाई दे जाए। 1 अपॉन ओमेगा C, ये हमारा जीटा C होता है, तो हम लोगों ने ये लिख लिया भैया, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से ये हमारे पास इम्पिडेंस की वैल्यू आ गई। आप चाहें तो इसे दोबारा से इम्पिडेंस लिख लें ताकि आपको याद रहे। इम्पिडेंस, आई होप बिल्कुल लॉजिकली क्लियर होगा कि क्या हम कर रहे हैं और क्या यहां पर हुआ। क्लियर है मेरी बात? आराम से आ रही होगी। ये नेट ईएमएफ से हम लोगों ने इम्पिडेंस का रिलेशन निकाल लिया। इम्पिडेंस का मतलब ये है बेटा कि हम ये समझाना चाहते हैं कि किसी डिवाइस में जो कंपोनेंट्स लगे हैं अप्लायंसेस के, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ये कितना ज्यादा करंट को अपोज कर सकते हैं। जितना ज्यादा इम्पिडेंस बढ़ेगा सर्किट में सेम वोल्टेज के लिए करंट उतना घटेगा, और जितना इम्पिडेंस कम होता जाएगा करंट उतना बढ़ता जाएगा। ये एक स्पेसिफिक बात है। जैसे रेजिस्टेंस कम होने पे करंट ज्यादा होता था, ठीक वही चीज हम इम्पिडेंस के लिए बोल रहे हैं। अब यहां से कोई बच्चा ऐसा भी कह सकता है कि सर हमें तो जरा फाई की वैल्यू बताकर बताओ कि फाई कितना होगा। तो चलो देखो, फाई निकाल लेते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर लें और उसके बाद फाई निकाल कर बताते हैं आपको। देखो चलो देखो, अब यहां पर अगर हम लगाते हैं बच्चा tan फाई, तो tan फाई का मतलब होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फाई ये है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये का मतलब EC डिवाइडेड बाय बेस को देखो तो ER, हमने लिखा ER। दुनिया ये जानती है कि EC का मतलब जो होगा वो होगा I इंटू जीटा C,
और ई आर का मतलब होगा आई इंटू आर। आपको दिख रहा है कि आई से आई कैंसिल हो गया, तो ये बन गया बेटा जीटा सी अपॉन आर। क्लियर है मेरी बात tan फाई की? अच्छा एक बात और, जीटा सी को देखोगे तो 1 बाय ओमेगा सी बन जाएगा, ये बन गया। आप ओमेगा को देखोगे तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी लिखा होगा, सी आर में और लिख देता हूँ। tan फाई के इतने फॉर्मूलाज बन गए। मैं एक लाइन में लिख दिया हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह आप उसे एक बॉक्स में लिखें ताकि आप उसको बहुत आसानी से याद कर पाए। एक बॉक्स में सारा कुछ होगा, एक ही जगह सारा कुछ होगा, तो यू विल बी एबल टू हैंडल दिस वेरी इजीली। अब यहां से बेटा हम cos फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। दो चीजें हम लोगों ने सोचो याद करी थी, एक cos फाई की वैल्यू, एक tan फाई की वैल्यू। हमने tan फाई निकाल लिया, cos फाई की चर्चा करते हैं। cos फाई का मतलब होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप इस ट्रायंगल में जरा गौर से देखो, ट्रायंगल देखना, ये ट्रायंगल, इसमें हाइपोटेन्यूज की जगह ई नेट है और बेस की जगह ई आर है। अब अगर आप ई आर लिखेंगे तो आप लिखेंगे आई इंटू आर, ई नेट लिखेंगे तो आई इंटू जेड लिखेंगे। अच्छा जेड क्यों लिखेंगे, तो गौर से देखो कि तुम्हारे पास नेट वोल्टेज की जगह इंपेडेंस शब्द ही आ रहा है कि टोटल अपोज करने की ताकत क्या है। चलो आगे देखो, आई से आई बेटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा आर बाई जेड। विशेष ध्यान रखें बेटा कि जो cos पाई की वैल्यू है वो r अपॉन जेड ही होती है, वो भी r अपॉन जेड होती है हमेशा। कोई भी सर्किट हो, आरसी हो, आरसी हो या एलआर हो, कोई भी सर्किट हो, cos पाई की वैल्यू हमेशा r बाई जेड आएगी। मगर ध्यान वाली बात ये है कि जब हम सर्किट्स चेंज करेंगे तो इन इंपेडेंसेस की वैल्यू बदलती चली जाएगी। जैसे फिलहाल हमारे केस में इंपेडेंस की जगह आ रहा है r स्क्वायर प्लस जीटा सी स्क्वायर, ये तो cos पाई की वैल्यूज भी हो गई आपके लिए। अब आप पावर फैक्टर निकाल चुके हैं और आप tan फाई की वैल्यूज निकाल चुके हैं, सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, मजा आ गया, बिल्कुल बिंदास चल रही दुनिया। ठीक है, अच्छी बात है, इतना सब कुछ निकाल लिया इसमें तो ठीक ही चल रहा है, कोई बुराई नहीं। चलो एक काम करो, इस सर्किट के डेरिवेशन को दोबारा देखो एक बार, ठीक है, पॉज करके देख लो एक बार अच्छी तरह से, उसके बाद इसे देख लो अच्छी तरह से। tan फाई cos फाई हो गया, इसके बाद मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा। फेजर डायग्राम तो हो गया, ग्राफ की चर्चा करते हैं। ग्राफ देखो, यहां पर कुछ करंट है और कुछ ईएमएफ है, और यहां पर बेटे समय है। हम टाइम के साथ ही वेरिएशन चेक करना चाहते हैं। आपने क्या कर रखा है बेटे, जो बेस लाइन है उसे करंट का मान रखा है, यानी कि करंट के फेज को आप जीरो बना लें तो कोई इसमें ऐसी परेशानी नहीं आएगी। और इसके कंपैरिजन में आप देखें तो जो करंट है बेटा वो कुछ फाई एंगल पीछे है, ईएमएफ जो है वो फाई एंगल पीछे है। अगर तुम देखो फेजर डायग्राम को तो फेजर डायग्राम में नेट ईएमएफ करंट से पीछे है। तो यहां पर हम एक स्टेटमेंट चाहें तो और लिख सकते हैं, ईएमएफ लैग्स, और दूसरा क्या कि करंट लीड्स। अगर आपको याद है तो हम लोगों ने देखा था कि क्लॉकवाइज घूमने पर मिलेगा तो लैग करेगा, एंटी क्लॉक घूमने पर मिलेगा तो लीड करेगा। हमें दिख रहा है ये बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर कि हमारा जो ईएमएफ है वो क्लॉकवाइज घूमने पर मिल रहा है, इस वजह से ईएमएफ लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। और ये बात अगर क्लियर है तो इसका मतलब ये है कि ई नेट का फेज कम है और आई का फेज ज्यादा है। जब भी ऐसी दुनिया दिखाई दे जहां ईएमएफ लैग कर रहा हो, हम कहेंगे सर्किट का नेचर कैपेसिटिव है। सर्किट ओवरऑल कैपेसिटेंस के इन्फ्लुएंस में है, यानी कि कैपेसिटिव नेचर। कैपेसिटिव सर्किट होने का मतलब ये नहीं है कि कैपेसिटर लगा है, मतलब ये है कि कैपेसिटर तो लगा है लेकिन नेट ईएमएफ जो है वो करंट से पीछे चल रहा है फेज एंगल में, ये मतलब है। तो जब भी कभी नेट ईएमएफ पीछे चलेगा हम कहेंगे कैपेसिटिव सर्किट है, ईएमएफ लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। चलो ग्राफ बनाते हैं। अब अगर भाई साहब को पीछे पहुंचाना है तो आपको कुछ फेज पीछे पहुंचाना पड़ेगा। कुछ फेज पीछे पहुंचाने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे बताना पड़ेगा, ऐसे ये बताना पड़ेगा। तो आप देखें कि ग्रीन वाले को हमने बता रखा है कि ये प्राणी करंट है और ऑरेंज वाले को हमने बता रखा है कि ये प्राणी ईएमएफ है। इस तरह से वो पीछे है और ये आगे है। क्लियर है मेरी बात? जिस वक्त मेरा ईएमएफ इस माइनस के फेज में था उस वक्त मेरा करंट जीरो था, तो लॉजिकली मेरा फेज करंट का आगे है। क्लियर है मेरी बात?
और आप कोशिश करें कि ईएमएफ के पीक वैल्यू को करंट से ज्यादा ही बनाएं, टीचर्स बोर्ड में से पसंद करते हैं, हालांकि कम ज्यादा दोनों हो सकते हैं, कोई बुराई नहीं उसमें। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि इस आरसी सर्किट में क्या क्या हो सकता है, कैसा सर्किट, जोड़ने घटाने के नियम देखे हम लोगों ने, वो वेक्टर की तरह इस्तेमाल होते हैं क्योंकि एसएचएम की इक्वेशन से उनको सॉल्व करके वेक्टर अलजेब्रा ही आता है, उसके डेरिवेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम लोगों ने कुछ ऐसा बनाया, इसका फेजर डायग्राम बनाया, फेजर डायग्राम से नेट वैल्यू निकाली, यहाँ पर आई नेट को आई टू जेड लिखा, जेड एक नया टर्म आया जिसको हम नेट रिएक्टेंस या सही मानों में इंपीडेंस बोलते हैं। अच्छा ध्यान दें, इंपीडेंस की जो यूनिट है मैंने लिखी नहीं, ये भी ओम ही होने वाली है। ओम क्यों होने वाली है, अब आ तो वो रेजिस्टेंस के लॉजिक पे ही रहा है, उसी जगह पे रहा है, वोल्ट पर एम्पियर ही तो उसकी यूनिट बन रही है, इसलिए पूरा का पूरा ओम ही बनेगा। चलो इसके बाद हम लोगों ने फेजर डायग्राम बनाया, फिर ये ग्राफ भी बना लिया टाइम के साथ का फंक्शन। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के कहते हैं कि हम अब लिख रहे हैं एलआर सर्किट। क्या लिख रहे हैं बेटा, एलआर सर्किट। क्या कहता है हमारा एलआर सर्किट, एलआर सर्किट ये कहता है कि हमारे पास कोई एक बढ़िया सा रेजिस्टेंस रहा होगा और एक बढ़िया सा करंट रहा होगा, ये सॉरी इंडक्टर रहा होगा, और दोनों सीरीज में लगे होंगे। हमारे पास एक एसी सोर्स है जो कि किसी साइनसोइडल फंक्शन को भेज रहा है। ध्यान रखें हम साइनसोइडल फंक्शन की ही बातें कर रहे हैं, ये आर है, ये एल है, और यहाँ पर कुछ ई नेट भेजा जा रहा है। क्लियर है मेरी बात? आप जानते हैं कि इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज का ड्रॉप ई आर आएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप ई एल आएगा, और हम जानते हैं कि अगर हम वेक्टर नोटेशन में लिखने की कोशिश करें तो ई आर और ई एल का जो वेक्टर सम होगा फेज एंगल्स को ध्यान में रखते हुए वो इस तरह लिखा जाएगा। और अगर ऐसा है तो इसे जोड़ने घटाने के क्या तरीके हैं, साइनसोइडल मैथमेटिकल वेव फंक्शन में मत जाइए, इसे सॉल्व करने के लिए फेजर डायग्राम का सहारा लीजिए। फेजर डायग्राम कैसे बनते हैं, फेजर डायग्राम ऐसे बनते हैं, और यहां आपने फेजर डायग्राम बना लिया इस प्रकार से, और फिर आप ये कहने लगे कि सर जहां पर होगा करंट वहीं पर आएगा ईएमएफ अक्रॉस रेजिस्टर का फेज। देखिए गौर से बेटा, हमने यहाँ पे करंट लिखा और यहाँ पर आ गया ई आर। सब जानते हैं कि ई आर आई की दिशा में होता है, और ई एल को भी सब जानते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वो हमेशा 90 डिग्री आगे रहेगा करंट से। तो इंडक्टर का फेज डिफरेंस हमने करंट से 90 डिग्री आगे बना लिया, तो हमने फेजर डायग्राम में ये काम कर लिया ई एल। और फिर सब जानते हैं कि जब इन्हें जोड़ना होगा तो हमें वेक्टर रूल लगाना पड़ेगा, और वेक्टर रूल लगाने का मतलब है कि हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो साहब जब तुम ये इस्तेमाल करोगे तो तुम ऐसे करके एक पैरेललोग्राम बनाओगे, और जब तुम बेटा पैरेललोग्राम बनाओगे तो कॉमन टेल से कोई ना कोई वेक्टर निकालोगे। निकाल लो, ये आया डायगोनल निकला फ्रॉम कॉमन टेल, ये रहा तुम्हारा ई नेट। अब तुम ई नेट का फेज देखोगे करंट से कितना है, तो तुम करंट से जो फेज देखोगे उसे कहोगे कि ये फाई है। लॉजिकली क्लियर है मेरी बात? अब यहां से दो बातें आएंगी, पहला कि हमें इंपेडेंस निकालना पड़ेगा, दूसरा हमें tan फाई निकालना पड़ेगा, तीसरा हमें cos फाई निकालना पड़ेगा, चौथा फेजर डायग्राम के साथ हम लोगों को ये बताना पड़ेगा कि लीड कर रहा है ईएमएफ या लैग कर रहा है ईएमएफ। उससे पता चलेगा कि सर्किट इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है या रेजिस्टिव है, और उसके बाद एक टाइम का डिपेंडेंट ग्राफ बनाना पड़ेगा साइमल्टेनियस ई और आई का। काम खत्म, एलआर सर्किट खत्म हो जाएगा। चलो भाई खेल खेलते हैं इनके साथ। आपको एक चीज तो बिल्कुल साफ इसमें दिख रही है, वो क्या है, वो ये है कि हमें एंटी क्लॉकवाइज करंट से घूमने पर ई नेट मिल रहा है। इस वजह से हम यहां पर सीधा सीधा कह सकते हैं कि ईएमएफ लीड्स और करंट लैग्स। करंट लैग कर रहा है, ईएमएफ लीड कर रहा है। तो इस डब्बे का मतलब क्या हुआ, अगर इस डब्बे को बंद कर दें डब्बे में, तो इसका क्या मतलब है, तो कोई बच्चा तुरंत कहेगा कि इस सर्किट का नेचर जो है वो इंडक्टिव हो गया है, क्योंकि इंडक्टर सर्किट के अंदर ऐसा होता था कि ईएमएफ लीड करता था। इंडक्टिव सर्किट, जब भी कभी इंडक्टिव सर्किट आए तो ये रखना कि प्योर इंडक्टर बोले तभी सिर्फ इंडक्टर है, अगर इंडक्टिव सर्किट बोले तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास सिर्फ इंडक्टर है, कुछ और भी हो सकता है, बट ओवरऑल ईएमएफ लीड कर रहा है, इंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। कितना एंगल से लीड कर रहा है, फाई एंगल से लीड कर रहा है। चलो उसकी चर्चा करें जो वहां लिखा है। देखना बेटा, हमें पता है कि वेक्टर जोड़ने का तरीका 90 डिग्री वाले वेक्टर्स को ऐसे होता है कि ई एल स्क्वायर प्लस ई आर स्क्वायर। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो ई एल ई आर परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है, या नीनेट के स्क्वायर के बराबर होता है। आप यहाँ पर i इंटू जेड का होल स्क्वायर लगा सकते हैं,
और यहाँ पर I इंटू जीटा एल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पर I इंटू आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल लॉजिकली क्लियर होगा कि EL का मतलब I इंटू आर नहीं, I इंटू जीटा एल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब यहाँ पर Z का स्क्वायर जो है वो बचेगा जीटा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। मैंने जानबूझकर यहाँ कैलकुलेशन नहीं दिखाई है, काटपीट नहीं मचाई है। आई स्क्वायर कॉमन लेके काट दिए गए। इसी की जगह पर सिंपल Z लिखना हो तो कोई भी बच्चा इसको इस प्रकार से लिख सकता है कि जीटा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये रहा आपका इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस की और भी अच्छी बात है कि आप इम्पीडेंस को देखेंगे तो लिखेंगे जीटा एल की जगह लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप ओमेगा बढ़ा रहे हैं इम्पीडेंस बढ़ रहा है, यानी ओमेगा के बढ़ा देने से इम्पीडेंस बढ़ता जाएगा। और इंडक्टर है और ये सर्किट इंडक्टिव सर्किट है तो लॉजिकली जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंडक्टर के क्रॉस बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उतना ज्यादा वो करंट को अपोज करेगा। अच्छा, बहुत ही सुंदर। फिर क्या सीन, कुछ खास नहीं, आगे देखिए। इंडक्टेंस की वैल्यू तो आ गई, ये सॉरी अपने इंपेडेंस की मैं नाम भी लिख देता हूं बार बार ताकि आपको याद हो जाए। इंपेडेंस, ठीक, इंपेडेंस। अब चर्चा किसकी थी बेटा, शायद तान फाई की। तो जब तुम तान फाई की चर्चा करते हो तो तुम तान फाई की वैल्यू निकालने के लिए कहते हो परपेंडिकुलर व्हिच इज नथिंग बट ईएल और अपॉन बेस व्हिच इज नथिंग बट ईआर। आपको ट्रायंगल में दिख रहा है कि ये हिस्सा जो है ये परपेंडिकुलर है और ये हिस्सा जो है ये बेटा आपका बेस है। लॉजिकली क्लियर है। अच्छा, EL को आप लिख सकते हो I इंटू जीटा एल। सीरीज सर्किट है इसलिए दोनों के अंदर करंट कांस्टेंट रहेगा, ये कट जाएंगे। आपका आंसर जीटा एल अपॉन आर आएगा। अब बेटा कोई भी आदमी जीटा एल को देखेगा तो ओमेगा एल अपॉन आर लिख देगा और फिर कोई भी आदमी ओमेगा को देखेगा तो उसे 2 पाई एफ इंटू एल अपॉन आर लिख देगा। आपको दिख रहा है कि tan फाई की वैल्यू फ्रीक्वेंसी बढ़ने से बढ़ जाती है। तो इफ यू इंक्रीज दिस ओमेगा बढ़ाने से, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से tan फाई की वैल्यू बढ़ती है जिससे फाई की वैल्यू बढ़ती है। यानी यहां पर एक बात आपको लॉजिकली समझ आती है कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का हम लोग ईएमएफ लगाते हैं उतना ज्यादा ये फेज एंगल बढ़ जाएगा। फेज एंगल बढ़ जाएगा मतलब ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ज्यादातर वोल्टेज ईएमएफ के क्रॉस आएगा और कम वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस आएगा। फ्रीक्वेंसी को घटाने से ज्यादा वोल्टेज रेजिस्टेंस सफर करेगा और कम वोल्टेज इंडक्टर सफर करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे दिमाग में रखनी। अगली कहानी किसकी, अगली कहानी सर पावर फैक्टर की। तो जरा cos फाई की चर्चा याद करो। cos फाई की वैल्यू हर सर्किट के लिए भी बोला था r बाई z। दिमाग में परमानेंट सेट रखना कि cos फाई की वैल्यू क्या होती है, r बाई z। रेजिस्टेंस तो बच्चा रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर आप इंडक्टर की चर्चा करें तो वो जीटा एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मैंने नीचे ही लिख कर दिया है, ये यहीं से टिक कर लिख दिया दोबारा। उसके बाद r अपॉन, अब जीटा एल की वैल्यू किसी को याद है तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इस प्रकार का लिख दिया गया। ये बेटा आपके लिए cos फाई यानी पावर फैक्टर की वैल्यू आ गई। पावर फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा रेजिस्टेंस, पावर फैक्टर जितना कम होगा उतनी कम पावर करेगा कंज्यूम रेजिस्टेंस। इस्तेमाल कम कर पाओगे कुल मिला के बात ये। इसके बाद इनका टाइम डिपेंडेंट ग्राफ बना लेते हैं। आओ बच्चों देखो, टाइम डिपेंडेंट ग्राफ में इस प्रकार से एक ये x और ये y एक्सिस बना लिया। ठीक, आप देखें कि हम x एक्सिस में हमेशा समय बनाया करते हैं और y एक्सिस में हमेशा E नेट और करंट बनाया करते हैं। आप देखें एक बार दोबारा से सर्किट में कि ईएमएफ लीड कर रहा है और करंट जो है वो लैग कर रहा है। तो करंट को तो हम हमेशा जीरो फेज से बनाने की इच्छा रखते थे, तो करंट को जीरो फेज से एक बार जरा ड्रॉ कर ही लिया जाए। ये बना लिया हमने। अब अगर हम इसमें ईएमएफ बनाने की कोशिश करें इस तरह से ईएमएफ बना लिया। अब आप देखें गौर से बेटा, ये जो ऑरेंज वाला है ये करंट का है और ये जो येलो वाला है ये ईएमएफ का है। और आपको दिख रहा है कि जो पीक वैल्यू है वो ईएमएफ की ज्यादा है। इस जगह थोड़ा सा पीक बन गया मुझसे ज्यादा, वो उतना पीक नहीं है, थोड़ा सा नीचे से ही घुमाना है, वो पीक्स बराबर रखने बेसिकली सारी बात। ईएमएफ के बराबर, करंट के बराबर, इस तरह से। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब मेरा जो करंट है वो जीरो है, उससे उसी इंस्टेंट पे
उससे ज्यादा फेज मेरे ईएमएफ का है, यानी इतना फेज आगे मेरा ईएमएफ चल रहा है। आप देखें ईएमएफ पहले पीक पर जाएगा, करंट बाद में पीक पर जाएगा, इसे हम कहते हैं फेज में आगे या पीछे होना। और जितना फेज डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग इन पीक्स का डिफरेंस बदलता जाएगा, ये फेज डिफरेंस बदलता जाएगा। ये था टाइम डिपेंडेंट ग्राफ। तो जितनी चर्चा आप इन सब की कर सकते थे वो हो गई है। अब ज्यादातर सवाल जो है वो बेसिक फंडामेंटल कैसे बनते हैं, ओमेगा दे देते हैं, एल दे देते हैं, आर दे देते हैं, कहते हैं इंपेडेंस निकालो। तो क्या ही है उसमें, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसकी न्यूमेरिकल सेशन एक दिन लूंगा तो आपको पता चलेगा बोर्ड में कितने लल्लू सवाल मिलते हैं। फिलहाल तो हम कॉन्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और आगे आखिरी है, मैं इस टॉपिक को जो आखिरी है एलआरसी सर्किट, इससे बिल्कुल छोटा सा शॉर्ट में लूंगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगला वीडियो जो होगा, अगला जो सेशन होगा वो मान के चलिएगा कि इस एलआरसी सर्किट पे ही होगा, कुछ और नहीं होगा। तो इसलिए एलआरसी सर्किट का इंट्रो देके छोड़ूंगा बस। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे ही तो खेल होगा और सारा का सारा एसी सर्किट इसी पे चलेगा। देखो भैया, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर। सर आपने तो एलआरसी लिखा था और फिर उल्टा सीधा बना दिया। पहले ही बोला सीरीज सर्किट में सीक्वेंस का कोई लॉजिक नहीं, आगे पीछे कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आइडेंटिकल है चीजें। यहाँ पर आपने कुछ ना कुछ ई नेट अप्लाई कर रखा है, कोई साइनसोइडल वेव फंक्शन है, यहाँ पर ई आर आपने लगाया, यहाँ पर ई सी है और यहाँ पर ई एल है। बेसिकली अपने आप में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी एंड देयर वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर। अच्छा, तो आप कैसे करेंगे ई नेट? तो ई नेट के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि ई आर का वेक्टर प्लस ई सी का वेक्टर प्लस ई एल का वेक्टर, ये सारा वेक्टर की तरह जोड़ोगे तो आंसर आएगा। अब ये तीन वेक्टर तो जोड़ना नहीं आता था हमें, आता था। अब देखो, हमेशा इन वेक्टर को जोड़ने के लिए वेक्टर का इतना बुरी तरह सहारा मत लें कि आप तकलीफ में हैं। इसलिए कोशिश करें कि चीजों को फेजर डायग्राम से सॉल्व करें, चीजें आसान हो जाएंगी। ये रहा आपका बेस लाइन, ये रहा आपका वर्टिकल लाइन जिस पे आप फेज एंगल लिखने वाले हैं। अच्छा सर क्या करें, कुछ खास नहीं। देखिए ये रहा आपका करंट का फेज, और जहां है करंट का फेज वहीं है ईएमएफ अक्रॉस रजिस्टर का फेज, क्योंकि रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज आता है वो करंट की दिशा में होता है। इसके बाद 90 डिग्री आगे अगर आप फेज बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं E अक्रॉस L। इंडक्टर का जो फेज है वो करंट से 90 डिग्री आगे है। चलिए देखें, आप देखें तो आप पीछे की तरफ बनाएंगे E अक्रॉस C। तो आपने लिखा EMF अक्रॉस कैपेसिटेंस। मैंने जानबूझ के थोड़ा छोटा बनाया है, वी कैन नॉट गारंटी EL और EC बराबर होंगे। मैंने जानबूझकर आर्बिट्ररी EC छोटा और EL बड़ा लिया है, कुछ ऐसा है। नाउ वी हैव थ्री वेक्टर्स, इंपॉर्टेंट देखें कौन से। हमारे पास अब तीन वेक्टर्स हैं, EL EC ER, तीनों को वेक्टर लिए ऐड करना है। तो वेक्टर कहता है कि एंगल बाद में सोचना, जो एक लाइन में मिल जाए उन्हें डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। EL ऊपर है, आगे है फेज, EC नीचे है, तो ये सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं। तो EL में से EC को घटा दो, तो क्योंकि मैंने EL को जानबूझकर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बड़ा ले रखा है, इसलिए जो नेट रिजल्टेंट है वो ऊपर आएगा, EL माइनस EC। ये आया पीला वाला। अब EL माइनस EC आ चुका है। जो EL और EC को सॉल्व करके वैल्यू आई उसको अगर हम जोड़ दें ER के साथ तो मालूम चलता है कि नेट वोल्टेज आ जाता है। आप देखिए ये आ गया आपका नेट वोल्टेज, ये आया। यही तो है वेक्टर की तरह ऐड करने से। हाँ, इसको देखें तो ये एंगल आपका फाई है। अब अगर आप tan फाई लिखने की कोशिश करें, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तुरंत देखना। tan फाई की वैल्यू जो होगी वो होगी ऐसा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ये लाइन का मतलब येलो वाली लाइन, और येलो वाली लाइन को देखोगे तो लिखोगे EL माइनस EC डिवाइडेड बाय बेस, बेस का मतलब ER। EL माइनस EC को देखना कैसे लिखोगे, तुम लिखोगे I इंटू जीटा L माइनस I इंटू जीटा C डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे I इंटू R। फिर तुम देखो I कैंसिल हो जाएंगे तो तुम लिखोगे जीटा L माइनस जीटा C डिवाइडेड बाय R, प्रोवाइडेड मेरा जीटा L बड़ा है। अगर जीटा C बड़ा होता तो ये चीज नीचे आ जाती। फिलहाल हमने जो सर्किट बना रखा है उसमें फेज EMF का आगे है, हम कह रहे हैं EMF जो है वो लीड कर रहा है और करंट जो है
वो लैग कर रहा है, जिसकी वजह से हम ये बोल रहे हैं कि एक प्रकार से ओवरऑल इंडक्टिव सर्किट है। इंडक्टिव सर्किट। अच्छा गौर से देखें, इसे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल डिवाइडेड बाय आर। ये रहा आपका tan फाई की वैल्यू। आप देखते रहें कि tan फाई कितने आराम से निकल आया। और ये सारे सर्किट्स में आपको अगर ये LCR सर्किट का समझ आता है तो हमेशा आप निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास इंडक्टर ना होता तो ओमेगा एल वाला टर्म खत्म हो जाता, ओमेगा सी बचता, माइनस को आप छोड़ दीजिए। अगर कैपेसिटेंस ना होता, सिर्फ LR सर्किट होता, तो ओमेगा सी वाला टर्म हटा दीजिए, ओमेगा एल बाई आर। वो पुराने फॉर्मूलास बनते चले आएंगे। यहां पर जरा चर्चा करते हैं ई नेट की। अब जब तुम ई नेट देख रहे हो तो ई नेट का स्क्वायर को देखो। ये ट्रायंगल देखना, ये वाला छोटा वाला, ये ट्रायंगल देखो। ये छोटे ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज की जगह ई नेट है, बेस की जगह ई आर है, और परपेंडिकुलर की जगह ई एल माइनस ई सी। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि ई एल माइनस ई सी का होल स्क्वायर प्लस ई आर का स्क्वायर, ये आंसर रहेगा। हम ऐसा लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर इंटू इम्पिडेंस का स्क्वायर, नेट इम्पिडेंस आ गई, इसकी जगह हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर कॉमन, और यहाँ पे जीटा एल माइनस जीटा सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आई स्क्वायर आर स्क्वायर, आई स्क्वायर आई स्क्वायर आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो इम्पिडेंस निकल कर आएगा बेटा, वो निकल कर आएगा आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर जीटा एल माइनस जीटा सी का होल स्क्वायर, और ये बन गया हमारे पास नेट इम्पिडेंस। अब नेट इम्पिडेंस तुमको पता है, अगर तुम्हें नेट इम्पिडेंस की जानकारी तो तुम देखो, जब तुम्हारे पास इंडक्टर नहीं था तो उसको खत्म कर दो, आर स्क्वायर प्लस जीटा सी स्क्वायर। कैपेसिटेंस नहीं था तो उसको खत्म कर दो, आर स्क्वायर प्लस जीटा एल स्क्वायर। तीनों है तो तीनों, और यदि दोनों नहीं है तो सिर्फ आर। इसका मतलब पुराने जितने सर्किट्स पढ़े हैं उन सबका आंसर इस LRC सर्किट से आ जाएगा। बस एक ही पढ़ने की जरूरत होती है, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, आता जाएगा। अच्छा सा, ये आ गया आपके पास। अब जरा इस इंपेडेंस की खोल के वैल्यू लिख ली जाए, थोड़ा सा और बढ़िया कर लिया जाए। तो देखोगे तो लिखोगे आर स्क्वायर प्लस, फिर अंदर देखोगे तो लिखोगे ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये भी इंपेडेंस की बढ़िया वैल्यू, और उसी को बस बढ़ा दिया है, वैल्यू पुट कर दी, नथिंग स्पेशल। यहाँ पर अगली चीज हमें क्या करनी है बेटे, हमें लिखना है cos फाई। cos फाई का मतलब होता है मेरे बच्चे r अपॉन z। अभी अभी याद भी कराया था कि हर सर्किट के लिए वो r अपॉन z है, r अपॉन स्क्वायर रूट ओवर r स्क्वायर प्लस जीटा एल माइनस जीटा सी का होल स्क्वायर। ये काम कर लिया हम लोगों ने, सारा स्क्वायर रूट के अंदर है, और इससे मिल गया हमें cos फाई यानी कि पावर फैक्टर। पावर फैक्टर मिल गया, जिंदगी बन गई, खुश हो गए हम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनके बाद इनका बनाते हैं टाइम डिपेंडेंट ग्राफ। देखो बच्चा, ये बेस लाइन है, देखो बच्चा ये वर्टिकल लाइन है। हम यहाँ पर समय को प्लॉट करते हैं, और हम यहाँ पर ईएमएफ नेट और करंट को प्लॉट करते हैं। नेट ईएमएफ के लिए अगर हम देखें तो करंट को हमने बेस लाइन माना था, इसलिए करंट को हमेशा जीरो से प्लॉट करेंगे हम इस तरह से। और जो नेट ईएमएफ है, फिलहाल अगर इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव का मतलब हुआ जो ईएमएफ है वो लीड कर रहा है किसी भी एंगल से, तो ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। और आप कहेंगे कि ये जो ग्राफ है ये ईएमएफ का है, ये जो ग्राफ है ये करंट का है। ठीक, ये इंडक्टिव की कहानी है। इसी को उल्टा कर दें, करंट को ऊपर और ईएमएफ को नीचे कर दे, तो कह देंगे करंट लीड कर रहा है, ईएमएफ लैग कर रहा है, कैपेसिटिव सर्किट हो गया है, काम खत्म। जितनी जानकारी इसमें थी वो हमने आपको दे दी। मानकर चलिए कि जो बातें मैंने बोली सीक्वेंस में बस यही याद रखना होता है एसी सर्किट में। पहला कि एसी सर्किट का डायग्राम क्या है, सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंसेस आएंगे उनको वेक्टर की तरह ऐड करना है। वेक्टर की तरह ऐड करने में लग मत जाइए, तुरंत फेजर डायग्राम बनाइए। फेजर डायग्राम ड्रॉ करते ही तुरंत दिमाग में आएगा कि यार इसमें तो पाइथागोरस लग सकती है, तुरंत पाइथागोरस लगाइए, उससे इंपेडेंस निकालिए, tan फाई निकालिए, cos फाई निकालिए, ग्राफ बनाइए, काम खत्म। एसी सर्किट्स में ये चार बातें अगर सीक्वेंस में आपको याद है तो दुनिया का कोई एसी सर्किट नहीं है, सीरीज सर्किट, जो आपसे ना लगे ना सवाल सॉल्व हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस एलआरसी सर्किट की, ये जो सर्किट है खूबसूरत अच्छा प्यारा, इस सर्किट की असली कहानी जो है, इससे क्या क्या हो सकता है और हमारे अप्लायंसेस कैसे इसके बेसिस पे काम करते हैं, वो हम करेंगे अगले लेक्चर में।
आज के लिए रोकते हैं, आज के लिए डोज काफी है। ये सारे जितने भी मिक्स सर्किट्स हैं ये मैंने आपको दे दिए हैं, इन्हें आप डाइजेस्ट करिए, लिखिए, अपने कॉपी में नोट्स बनाइए, रट रट के याद करिए। वैसे तो याद करने के लिए कुछ भी नहीं है, सीक्वेंस में समझ आया होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो एलआरसी सर्किट की डिटेल्ड जानकारी आपको देंगे और ऐसी जानकारी देंगे मजा आ जाएगा। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड अगेन। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। पूरे साल हमें फॉलो करिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी फुल फ्लेजेडली आपको करा रहे हैं। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, पढ़ा रहा हूँ हमारे प्यारे चैनल आरटी एकेडमी पे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।